स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारे पास 12th की पहली यूनिट। और 12th की पहली यूनिट की बात करें तो दो चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड। एक्चुअली अगर हम 12th की फर्स्ट बुक के लिए बात करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है, जिसमें हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। एक बार हम पढ़ेंगे चार्ज को रेस्ट पे, फिर हम पढ़ेंगे चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक करंट से होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहले है चार्ज और दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जिसके अंदर आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। जब वो कैसी स्टेट में होगा? रेस्ट स्टेट में होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ठीक है, तो लिखा गया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about किसके बारे में? About properties of charge at rest। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम चार्ज की जो कैसे स्टेट में होगा? रेस्ट स्टेट में होगा। इस ब्रांच को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों अगर हम बात करें चार्ज या मास के बीच में कंपैरिजन करें तो मास हमें दिखाई देता है यार, मैटर हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर मैटर के अगर तोड़ते तोड़ते मैटर के बिल्कुल छोटे पार्टिकल पर आ जाए, एटम पे आ जाए, तो आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक सेंट्रल कोर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते रहते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मास वैरी करता है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कम होता है और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना। तो वहीं से सारी बातें उठाई गई हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। क्या चार्ज हमें आंखों से दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, चार्ज हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन चार्ज की वजह से होने वाले फिनोमिना को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो फिनोमिना होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, मान लो ऐसे एग्जांपल है, हम मेरे पास दो मटेरियल है। अगर मेरे पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है मान लो और एक मटेरियल बी है। अभी ये दो मटेरियल है, ये कैसे हैं? मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमें याद क्या रखना है? अगर मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। और कह सकता हूं मैं, जितने उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? नेगेटिव है तो जहां पर जाएगा नेगेटिव करेगा। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करेगा। लेकिन साथ के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होगा चार्ज के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो कैसा चार्ज लेकर गए? नेगेटिव। तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं बोलूं कि किसी पे से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इसका मतलब कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो मतलब अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में बोलूं, किसी पे चार्ज पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होगा वो केवल और केवल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब हमेशा एक जगह से दूसरे जगह का जो काम है जाने का वो इलेक्ट्रॉन का है, ना कि प्रोटॉन का है। क्योंकि प्रोटॉन बहुत हैवी होता है, ज्यादा मास होने की वजह से उसको चलने के लिए बोल सकते हैं ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो याद रखें। अच्छा, अब ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पर प्रोसेस यूज करते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बैलेंसिंग है ना, उसको हम क्या करते हैं? अनबैलेंस करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने इसमें अनबैलेंस कर दिया तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड हो गए।
मतलब इन पे चार्ज आ गया, और अगर इन पे चार्ज आ गया तो होगा क्या, चार्ज आने पर ये होगा कि ये जो ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, कोई भी बॉडी ले सकते हैं ना, इंसुलेटर की बात कर रहा हूं अभी तो फिलहाल में। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अट्रैक्शन होगा, या फिर क्या होगा, रिपल्शन होगा। कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्शन होगा उसके लिए हमें पढ़ना है आगे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम बोल रहे हैं फोर्स, और कौन सी फोर्स बोलेंगे, याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या समझ में आया हमें कि भाई अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो दूसरी चार्ज बॉडी को वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या डेफिनेशन बनी यहाँ पर कि चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल दूसरे मटेरियल पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी रिपल्शन वाली हो सकती है, मे बी अट्रैक्शन वाली हो सकती है। कब अट्रैक्शन कब रिपल्शन उसको हम देखेंगे। चलो, इतना समझ में आता है कि चार्ज करता क्या है, चार्ज की वजह से दो मटेरियल एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं और वो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिखा गया बच्चों, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एक्वायर बाय, किसके पास, मटेरियल के द्वारा, एक्वायर बाय अ मटेरियल ड्यू टू विच it can exert force, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑन अनदर बॉडी या अनदर मटेरियल, मटेरियल बॉडी है ना। तो किसी भी मटेरियल बॉडी की वह प्रॉपर्टी जिसके आ जाने पर वो क्या करेगा, दूसरी मटेरियल बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाएगा। जैसे मान लो आप लोग बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं यार, एक हम लोग स्केल लेते थे, स्केल को क्या करते थे, रब करते थे, रब करके हम उसके ऊपर चार्ज लाते थे, फिर उसको जब कागज के पास ले जाते थे तो वो क्या करता था, उसको अट्रैक्ट कर लेता था। इसका मतलब रब करने पर कुछ हुआ उसमें जिसकी वजह से उस पर चार्ज आया, चार्ज आने की वजह से उसने कागज को खींचना स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे आपने देखा होगा बलून वगैरह का, यार काफी एग्जांपल देखते हैं, अभी होली भी गई है तो बलून में देखा होगा आपने, बलून को ड्राई बलून मतलब हवा से फुलाओ उसको, है ना, हवा से फुलाने के बाद क्या करता है, अगर उसको स्किन से चिपकाते हैं तो अट्रैक्ट होने लगता है उससे, हाथ पे रखोगे तो हाथ पे चिपकने लगता है। क्यों, क्योंकि जब हम बलून को फुलाते हैं तो वो रब होता है स्किन से, या कपड़े से रब करो उसको, तो रब करने पर वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड होने की वजह से उस पर चार्ज आ जाता है, चार्ज आने की वजह से वो हाथों से चिपकने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में जिसमें हम चार्ज की फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें अभी ज़्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ज क्या करेगा, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। मेरे माइंड में एक चीज रहेगी कि मैं चार्ज को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर मास से, है ना वही आपको सोचना है। तो मैंने क्या बोला, ये न्यूट्रल थी, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। अब हमने इसको इलेक्ट्रीफाइड करा, अगर इलेक्ट्रीफाइड करा तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाने के काबिल हो गई, मतलब अब ये बॉडी फोर्स लगा सकती है। चलिए, ये तो समझ में आता है कि चार्ज क्या करेगा, फोर्स, और फोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी, एनर्जी से ही सारे काम चलने हैं हमारे, है ना। तो वही सारी बातें हैं बच्चों। आगे बात करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि चार्ज के प्रकार, चार्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में अगर बात करें और मास में बात करें तो आपने कभी ऐसा तो सुना नहीं होगा कि पॉजिटिव मास है, किसी का नेगेटिव मास है, लेकिन हम ये जरूर सुनेंगे कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पहले हमारे पास यार इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हुआ करती थी, फिर उसमें से मटेरियल को छाटा गया, ये सारा काम था। लेकिन अब हमें इतनी ज्यादा उसकी हिस्ट्री पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो काम की बात है वो ये है कि चार्ज के टाइप्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि चार्ज की दो तरह की होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो दो तरह की पोलैरिटी होती है, एक तो पॉजिटिव पोलैरिटी और एक नेगेटिव पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये होगा
कि पोलैरिटी को देख के आप बता सकते हैं उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो सोच के देखो उस पर से नेगेटिविटी चली गई, नेगेटिविटी चली गई मतलब कौन चला गया, कम इलेक्ट्रॉन हो गए उस पर। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब नेगेटिविटी आ गई, ऐसा याद रखो, मतलब उसके पास कौन इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब कम इलेक्ट्रॉन हो गए, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। पहले की कंपैरिजन में, प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, लेकिन हमेशा जो बैलेंसिंग होगी, अनबैलेंसिंग जिसको बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगी। चलो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज दो प्रकार के हो गए, है ना। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा चार्ज, अब हम बात करते हैं कि ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। तो आपको पता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए बात करूं तो आपको याद रखना है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो किस किस से मिलकर बनी है, तो याद रखना है करंट इनटू क्या, टाइम, करंट इनटू टाइम। तो इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, वहां से एम्पेयर इनटू सेकंड आ जाती है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, इतना ही लिखता हूं मैं। करंट इनटू टाइम से बनती है, करंट इनटू टाइम से, ऐसे बोल सकते हैं, फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बन रही है। तीसरा, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है। अगला बात करें, अब क्या चार्ज को नापा जा सकता है, बिल्कुल। तो अगर नापा जाएगा तो यूनिट होगी, तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं बच्चों, आपको समझाने के लिए। एक एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, और एक सीजीएस यूनिट की बात कर रहा हूं। एसआई यूनिट जो होती है इसकी कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब, और कूलाम्ब ही यूज करना है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पेयर सेकंड आपको, लेकिन कूलाम्ब भी यूज करना है। सीजीएस होती है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको आप लिखा हुआ क्या देखेंगे, ESU, ESU, ESU। अब इनके बीच में रिलेशन होता है 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ESU को मतलब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन क्या हम कूलाम को ज्यादा यूज करेंगे, तो प्रैक्टिकली कूलाम के बारे में बात करूं तो ये बड़ी यूनिट होगी, और अगर ये बड़ी यूनिट होगी तो हम इसकी जगह जो यूज करते हैं बच्चों, उसके बारे में बताऊं आपको। तो इसकी जगह हम यूज करते हैं माइक्रो कूलाम, और माइक्रो कूलाम मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम, या फिर MC मतलब मिली कूलाम, मतलब 10⁻⁻3 कूलाम। हम लोग जो ज्यादा डील करेंगे माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम में करेंगे, कूलाम्स में नहीं करेंगे, क्योंकि 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होगा, जो आपको आगे पता चलेगा बच्चों धीरे धीरे। अच्छा, 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, +Q1 +Q2 +Q3 -Q4, ऐसे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, है ना। अब इस सिस्टम का टोटल चार्ज आपको बताना है, तो नेट चार्ज लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्लस वाले को प्लस लेना है, प्लस वाले को प्लस लेना है, प्लस वाले को प्लस लेना है, और माइनस वाले को माइनस लेना है, और मैग्नीट्यूड लिखते जाना है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब प्रत्येक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसका अलजेब्रिक सम करना है आपको। इस प्रॉपर्टी को कहा गया एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। एक होता था वेक्टर सम और एक होता है अलजेब्रिक सम। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। कौन सा सम करना है आपको, एडिटिव प्रॉपर्टी का। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे लिखते हैं, इसको मिटाता हूं बच्चों में। इस वाले पार्ट को देखो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखेंगे आराम से, और मेरे साथ साथ भी लिखते हुए चलेंगे, है ना। वीडियो देखते रहे, लिखते रहे, समझते रहे बच्चों। ज्यादा थ्योरी वाले पार्ट में जाने की जरूरत है नहीं, जितनी की जरूरत होती है वो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे यहाँ पर। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। अगली प्रॉपर्टी है 6, और प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज। बच्चों यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इट इज स्टेट दैट नेट चार्ज ऑफ an isolated body always remain conserved, मतलब किसी आइसोलेटेड बॉडी का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहेगा, मतलब जो बैलेंसिंग है ना इस यूनिवर्स में वो हमेशा ही रहेगी। अगर मान लो 2 कूलम पॉजिटिव खत्म होगा तो 2 कूलम नेगेटिव भी खत्म होगा, या 2 कूलम पॉजिटिव बढ़ेगा तो 2 कूलम नेगेटिव भी बढ़ेगा, जिससे हमेशा बैलेंसिंग रहेगी, है ना। ठीक है, तो और लिख सकते हैं इसको, चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर, इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज खत्म होगा। तो इसके लिए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन करके रिएक्शन होती है, पेयर प्रोडक्शन, है ना, ऑफ चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो अगर मान लो 2 फोटोन है मेरे पास, मतलब एनर्जी है, ये न्यूट्रल है मतलब नो चार्ज है, अगर ये मिलते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक ई प्लस मिला, इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसको हम अपनी नॉलेज में ला रहे हैं ताकि कुछ बातों को एक्सप्लेन कर पाए, जिसमें अभी मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन दोनों का नेट मिला के चार्ज हो गया 0, लेफ्ट में भी कितना था 0, राइट में भी कितना है 0, मतलब नेगेटिव भी प्रोड्यूस हुआ और पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हुआ। एक होती है एनाइलेशन, एनाइलेशन ऑफ चार्ज। एनाइलेशन ऑफ चार्ज हमें सिखाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 2 फोटोन मिलते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन हमें दिखाती है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निगल गया और पॉजिट्रॉन को निगल गया, या बोल सकते हैं एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को निगल गया और हमें गामा पार्टिकल मिले। गामा पार्टिकल क्या है, यहाँ पर फोटोन है जिन पे कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद 7वीं प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। 7वीं प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटम, क्वांटम या मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं काउंटेबल, है ना, मतलब जो चार्ज है वो काउंटेबल है। अगर चार्ज काउंटेबल है तो किसकी टर्म्स में काउंट करेंगे, है ना। जैसे अगर आप किसी चीज को काउंट करते हैं तो आप बोलते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो या इतना टाइम्स इतना मीटर इतना, लाइक इस तरीके से होता है ना। ऐसे चार्ज भी काउंटेबल है। कितना काउंटेबल है, अगर किसी पार्टिकल पर अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम चार्ज जो है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के अगर बराबर हो सकता है तो हम चार्ज को कैसे स्टडी करते हैं, हम बोलते हैं इस पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलना है। मतलब क्या बोलना है, इंटीगर की टर्म्स में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, लेकिन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएगा। परफेक्ट पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इंटीगर की टर्म्स में आएगा। चलिए इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उस पर बच्चों धीरे धीरे बढ़ते हैं इन पे और समझते हैं इनको प्रॉपर्टीज को जो हमें सीख लेनी चाहिए, है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हमने ये समझा कि जो चार्ज है वो काउंटेबल है और कितना चार्ज होगा उसको हम मल्टीपल कर देते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल कर देते हैं ना। तो मैं अगर बोलूँ आपसे किसी पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो n अगर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हुआ, तो हमने बोला कि भाई उसका हुआ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका मतलब Q बराबर हो गया 2 इंटू में इतना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो चार्ज कितना हुआ 3 इंटू, मतलब जो नंबर होगा ना बच्चों वो हमेशा इंटीगर की टर्म्स में होगा। क्लियर है, इस तरीके से चलेगा। मतलब यहाँ पर 1.6, यहाँ पर 16 दूनी 32, 3.2, 16 थी 48, 4.8। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या उनके बीच का चार्ज पॉसिबल होगा, तो नहीं होगा। मतलब अगर फ्रैक्शन आ गया हमारे पास तो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब परफेक्ट इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए बच्चों लिखा गया कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और बोल सकते हैं चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम one body to another in the form of integral multiple of charge on electron। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा गया Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए, एन इंटीगर आएगा। ई की वैल्यू मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पर बच्चों। जो ई की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और एन की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगी। फ्रैक्शन नहीं आएगी, आधा, डेढ़, पौने, ढाई, 3 ऐसा नहीं आएगा ना। तो ये तो हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होगा हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, मतलब काउंटेबल होगा। और हमेशा किसी पार्टिकल पे सबसे कम चार्ज जो ऑब्जर्व होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, बुक में प्रोटॉन्स भी लिखा होगा, लेकिन हमें याद रखना है कि जो हमें क्या कहते हैं, जो मूव करता है हमेशा चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गए, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आए। किस पे पॉजिटिव आएगा, कुछ किस पे नेगेटिव आएगा, उसके लिए देखेंगे हम लोग, आगे भी बढ़ेंगे। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस लगा लेना है, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस लगा देना, और कुछ भी नहीं है इसमें इतना बड़ा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते हैं कुछ। अच्छा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मिनिमम चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज कितना बराबर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अगर हमसे बोले कि भाई किसी पार्टिकल पे मिनिमम चार्ज, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, अच्छा आगे प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टी होगी 7, तो अब 8 भी लिख लेते हैं। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अब इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। अगर हम बहुत ही छोटे पार्टिकल की बात करें, मतलब डेली लाइफ में तो ये ऑब्जर्व नहीं होगा आपको, लेकिन अगर हम बहुत छोटी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, या बोल सकते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सब इन सब के लिए बात करें, बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए बात करें, तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं दौड़ने लग जाऊं, कोई ट्रेन दौड़ने लग जाए, कोई बस दौड़ने लग जाए, कोई एरोप्लेन दौड़ने लग जाए, तो क्या दौड़ने पर उसका मास चेंज होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों को पढ़ना है ना यहाँ पर, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। क्योंकि डेली लाइफ में देखो, मैं आपको पहले समझा दूं इसको। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मतलब मास का स्पीड के साथ एक रिलेशन है। अगर मैं बोलूं कोई ट्रेन दौड़ने लग जाए, तो क्या ट्रेन की रफ्तार कभी भी सी के आसपास हो सकती है? नहीं होगी यार। तो मास वेरी नहीं करेगा। तो तब कौन सा यूज हो रहा है? ये वाला यूज हो रहा है, रेस्ट मास। और अगर वेरिएशन आता है तो इसको बोलते हैं मूविंग मास। तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको, हम डेली लाइफ में इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये इक्वेशन वहीं अप्लाई कर सकते हैं जब रफ्तार पार्टिकल की सी के बराबर हो। सी मतलब लाइट की स्पीड,
जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या मेरी बात? अब सुनो बच्चों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, फोर्स बराबर मास के। तो फोर्स अगर मैंने 1 न्यूटन लगाई मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे, तो मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 और मैंने यूज करा इसको, तो लगभग कितना आया मेरे पास, मैं एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो आपको ये आ गया इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बहुत हाई स्पीड पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए, बहुत हल्के पार्टिकल के लिए ऐसा होना पॉसिबल है। अगर ऐसा होना पॉसिबल है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर उसकी रफ्तार जो है सी की कंपेरेबल है तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका जवाब आएगा कि भाई v² - c² में से अगर v को बढ़ाएंगे, ऊपर वाला पार्ट बढ़ाएंगे, तो इस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये रेशियो 1 में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये नीचे वाला फैक्टर घटता जाएगा। अगर ये घटेगा तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, है ना। तो स्पीड बढ़ाने पर मास इंक्रीज होगा, लेकिन ट्रेन, बस, हमारा रॉकेट, प्लेन, इन सब का नहीं होगा, क्योंकि यार फिर बोल रहा हूँ कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये अप्लाई है, रफ्तार जो होनी चाहिए वो लाइट की स्पीड के आसपास कंपेरेबल होनी चाहिए, लेकिन हमारी डेली लाइफ में हम इतनी हाई स्पीड से डील नहीं करते। तो v बढ़ाने पर m बढ़ेगा, तो क्या चार्ज भी बढ़ेगा पार्टिकल? चार्ज नो चेंज। तो इसी बात को हम बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है जिसपे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर अगर एक्सेलरेट कराएं उसको, तो क्या मास में वेरिएशन आएगा? हाँ आएगा। क्या उसके चार्ज में वेरिएशन आएगा? तो नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। मतलब चार्ज जो है वो पार्टिकल की स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, मास कर सकता है, उसके लिए आपको पता है डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं होगा लेकिन कर तो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हो चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों, और मोस्टली इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को हमें याद रखना पड़ता है। अब किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा, किस किस प्रोसेस से चार्ज किया जाएगा, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। इतना चार्ज के बारे में हमने पढ़ा जितना, ये वाला पार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखें मेरे साथ। बाकी लेक्चर आपके 1 to 1 चलते जा रहे हैं। आप लोग अगर मेरे साथ मेहनत करते चलेंगे तो यार आप लोगों का भी बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो यार अभी भी देर नहीं हुई है, अभी स्टार्ट करें। एक तरफ से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, धीरे 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 स्टेप वाइज बढ़ते जाएं और बहुत ही अच्छा कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए, धन्यवाद।